A very good evening to one and all present here. Today again we are here with Perspective in Education, Section F, Part 2. We will begin with Nipun Bharat Mission today. Part 1 was already covered by Sri Manish Sharma ji yesterday. And my dear friend, this is the last part for Perspective in Education. Believe me, friend, when we analyzed it, we found that there are 3 sections in your principal examination. Part A, that is Perspective in Education. Part B, that is Management. And Part C, that is Admin and Finance. If we take the ratio, if we say Admin and Finance will be asked to 50%, so at least Management and Perspective in Education will be together 50%, out of which 10% can be Management and 40% is Perspective in Education. 40% means out of 100, 40 marks question will be there from this section. We have covered it in 6 different videos that is available for you, and all PDFs are also available. It has been given you in the form of the book. I hope you take it very seriously. 2 mock tests have already been conducted, and rest 2 other mock tests will be coming into this section. Attempt them, and I can say that it is done. When you start it and when you watch it today, when you attend this class, it should be finished. उसके बाद आपको इसकी रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. श्री मनीष जी इस तरीके से आपको ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसके बाद आपको ना रिवीजन की आवश्यकता होगी ना पढ़ने की. तो चलिए शुरू करते हैं विथ चैप्टर 6 निपुण भारत मिशन. मनीष जी प्लीज. धन्यवाद सर. सभी को नमस्कार. जैसा कि हम पिछले जो भी टारगेट्स थे उनके अनुसार क्रमशः हम कैरिकुलम और भारतीय इतिहास में जो भी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां रही हैं उन पर हमने चर्चा किया. कैरिकुलम के डेवलपमेंट को पढ़ा, एनसीएफ के कंस्ट्रक्शन और एनसीएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने प्रकार के एनसीएफ हैं उसको समझने की कोशिश की. अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो नई चीजें जोड़ी गई हैं उनके क्रम में जो एक विजन को अचीव करना था, उसके अंतर्गत जो है निपुण भारत मिशन, जिसमें आप सभी को इसका फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया था कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ न्यूमरेसी, रीडिंग एंड न्यूमरेसी, तो अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी किस में लाना है, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. तो भाषा यानी भाषाई संप्रेषण की समझ और संख्या ज्ञान, और इसको अचीव करने के लिए एफएलएन टारगेट बनाया गया. अगर हम इसके सार में देखें तो निपुण भारत मिशन इसका पूरा नाम है. निपुण भारत मिशन, निपुण सिर्फ छोटा सा एक पार्ट है, उसको एब्रिविएशन करके उसको एक्सपेंडेड किया जाता है, पर निपुण भारत मिशन इसका पूरा नाम है. यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को एक राष्ट्रीय पहल के रूप में शुरू किया गया था. इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसका यह है कि 2026-27 तक कक्षा 3 के जो विद्यार्थी है वो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को भी एक्सप्लेन किया जा चुका है, फिर मैं भी बाद में भी इसको क्लियर करूंगा. तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जो कि पहले एमएचआरडी था, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, उसने निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को शुरू किया. और उसका उद्देश्य ये था कि 2026-27 तक कक्षा 3 के सभी विद्यार्थी, 3 तक के, यानी इसमें क्लास 1, 2 बाल वाटिका, ठीक है, कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जिसको एफएलएन बोलते हैं, वो प्राप्त कर ले, ताकि वे पढ़ने, लिखने और गणित की जो ऑपरेशन है, गणित की संक्रियाएं हैं, उनको समझ सके. और इसे समग्र शिक्षा के अंतर्गत लागू किया गया था. तो किसके अंतर्गत लागू किया गया था? समग्र शिक्षा के अंतर्गत लागू किया है 5 जुलाई 21 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा. इसका उद्देश्य 2026-27 तक कक्षा 3 तक के सभी विद्यार्थी जो एफएलएन है, जो टारगेट है, उसको अचीव कर ले. तो इतना महत्वपूर्ण बिंदु है. इसका फुल फॉर्म आपको मैंने
एक्सपेंडेड फॉर्म बता ही दिया कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। लक्ष्य क्या है? कक्षा 3 तक के विद्यार्थी, 3 तक है तो 3 से पहले की सारी कक्षाएं इसमें है। साक्षरता, फाउंडेशनल लिटरेसी, बुनियादी साक्षरता और बुनियादी संख्या ज्ञान, इनको हल कर पाए, उनको समझ कर पाए। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो जो 3 वर्ष से आयु के जो बच्चे हैं वहां से प्रारंभ हो जाता है, यानी बाल वाटिका से प्रारंभ हो जाता है। इसमें खेल गतिविधि आधारित और मातृभाषा पर इसमें जोर दिया गया है। और इसे जो है इसके क्रियान्वयन के लिए दीक्षा पोर्टल पर कई माध्यमों से जो कार्य योजनाएं निर्धारित की जाती हैं। इसका कुल उद्देश्य क्या है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। जो मूलभूत वर्ष है, जो फाउंडेशनल स्टेज है, उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, शिक्षकों की क्षमता का निर्माण हो, अच्छी तरीके से निगरानी या असेसमेंट हो सके, जिसके लिए कई प्रकार की जैसे विद्या प्रवेश इसका बहुत अच्छा पार्ट है। विद्या प्रवेश क्या करता है कि कक्षा 1 में आने से पहले जो स्थिति है बच्चों में, उनके अंदर सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस है, अलग अलग कास्ट कैटेगरी, अलग अलग एरिया से आते हैं, उनको एक लेवल पर हर प्रकार से नैतिक, फिजिकल, हर प्रकार से उनको एक लेवल पर लाके फिर आगे की जर्नी स्टार्ट की जाए। तो मिशन गोल में है क्या? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को 2026-27 तक वो टारगेट अचीव कर लेना चाहिए। इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है? पहला नेशनल लेवल पर मॉनिटरिंग अथॉरिटी है और इसको क्रियान्वित करने की अथॉरिटी है, फिर स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर स्कूल लेवल पर। इसमें रीडिंग गोल्स, जिसको हम फाउंडेशनल लिटरेसी बोलते हैं, चिल्ड्रन रीड विथ अंडरस्टैंडिंग, फ्लुएंसी एंड कंप्रिहेंशन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। फिर न्यूमरेसी में क्या रखा गया है? बेसिक ऑपरेशंस, काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर सेंस, शेप्स, कोडिंग, ये सारी चीजें। कोडिंग डिकोडिंग मतलब नंबर्स के, वो जो कंप्यूटर्स की कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, बेसिक जो कोडिंग डिकोडिंग है, आइडेंटिफाई करना कि अगर 2 लिखा है तो उसको मतलब उसके पीछे 2 ऑब्जेक्ट है, अगर 4 लिखा है तो मतलब उसके पीछे 4 ऑब्जेक्ट है, इस तरह की चीजें। उसके बाद टीचर सपोर्ट, पेडागोजी जो है, इसके सपोर्ट में पेडागोजी को भी चेंज करना पड़ेगा, पढ़ाने का तरीका परिवर्तित किया है, तो उसमें निपुण में प्ले बेस्ड, आपको एक्टिविटी बेस्ड है। उसके बाद पेडागोजी जो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड मतलब किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, बार बार कैरिकुलम डेवलपमेंट में भी इसकी चर्चा की गई है, किस आयु वर्ग के लिए कौन सी सुटेबल पेडागोजी है, असेसमेंट का कौन सा तरीका है। यानी छोटे बच्चे के लिए, बाल वाटिका के बच्चे के लिए आप पेपर टेस्ट नहीं ले सकते हैं, वहां ऑब्जर्वेशन और जो हमारी चेकलिस्ट है वहां असेसमेंट का तरीका सुटेबल होगा। नेक्स्ट स्लाइड नीचे डाउन करिए सर। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा है, वहां कंटेंट है, ट्रेनिंग वीडियोस है, असेसमेंट टूल्स है, लर्निंग रिसोर्सेज है, ये सारी चीजें वहां अवेलेबल हैं, ताकि जो ये मिशन है निपुण भारत मिशन, इसको प्राप्त करने में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि ये होना चाहिए, करने के तरीके भी, यानी आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि किस तरह से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किस तरीके से उसका असेसमेंट करना है। अब देखिए, बार बार मैं लक्ष्य शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है। निपुण लक्ष्य क्या है? निपुण भारत मिशन और निपुण लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को एक पोस्टर्स के रूप में निर्धारित किया गया है, अभी रिवाइज्ड लक्ष्य आज आ गए हैं। वो ये है कि बाल वाटिका 3 में अगर कोई बच्चा है तो भाई भाषा के रूप में क्या चीजें आ जानी चाहिए, कुछ निर्धारित है, कुछ है ऐसा, कुछ बिंदु गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, उसी को कहते हैं निपुण लक्ष्य। निपुण लक्ष्य में भाषा के साथ साथ गणित, ये पूर्ण रूप से निर्धारित है किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए कौन सी चीज जो है उस आयु वर्ग में आ जानी चाहिए। ये एक पोस्टर के रूप में है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने जारी किया है। अभी हाल में ही रिवाइज्ड निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे मैं ये कहूं कि स्टेट लेवल पर या
किसी सेंट्रल लेवल पर जो लक्ष्य है, भाषा हम पढ़ा रहे हैं, भाषा शिक्षण पढ़ा रहे हैं, तो बाल वाटिका शिक्षक के लिए क्या ऐसी चीज है जो हम बच्चों के अंदर असेस करें, जाने। तो मौखिक भाषा के रूप में से अगर जो 5 से 6 वर्ष का आयु का बच्चा है या जो बाल वाटिका के बच्चे हैं, वो अपने मित्रों और सहपाठियों और शिक्षकों से अगर बातचीत कर ले रहा है, तो ये भाषा की निपुण लक्ष्यता का पहला असेसमेंट टूल मिल गया कि हम चेकलिस्ट कर लें कि क्या अपनी बात वो शेयर कर पा रहा है। फिर 2 से 3 अक्षर वाले सरल शब्द वो पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। अपनी कक्षा की किताबों को देखना, उसकी चित्रों की सहायता से कहानी को पढ़ने का प्रयास कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है। अक्षरों और उसके जो उसकी ध्वनियां, उससे संबंधित ध्वनियों का उच्चारण कर पा रहा है कि कर पा रहा है। इसी तरीके से संख्या ज्ञान में 9 तक की वस्तुओं की गिनती कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से बाल वाटिका 3 कक्षा 1 कक्षा 2 के लिए निर्धारित लक्ष्य हैं। इन्हीं को लक्ष्य करते हैं ग्रेड वाइज स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। समझ लीजिए कि क्या उस कक्षा का बच्चा भाषा के क्षेत्र में, भाषा अधिगम के क्षेत्र में और संख्या ज्ञान के क्षेत्र में क्या चीजें उसे आ जानी चाहिए। अगर वो चीजें आ रही हैं तभी हम कह पाएंगे 2026-27 में कि बच्चे, हमारे विद्यालय के बच्चे जो निपुण भारत का लक्ष्य है उसको अचीव कर लिए हैं। आप बीच बीच में अपने विद्यालय में इसमें टेस्ट भी लिए जाते हैं ताकि हम ये कह सके कि हमारे विद्यालय का बच्चा जो है निपुण लक्ष्य को अचीव कर लिया। इसके बाद जो है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। एक्चुअली ये सारी चीजें क्यों बात की जा रही हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट हम हर वर्ष जारी करते हैं, उस पर डेटा कलेक्शन करने के बाद उस पर हम एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। उससे ये पता चलता है कि बिना अपनी कक्षा में जो टारगेट है, बिना उसको अचीव किए, लिटरेसी और न्यूमरेसी के जो लक्ष्य हैं उनको बिना अचीव किए बच्चा आगे की कक्षाओं में चला जा रहा है। तो हम सभी, आप निपुण भारत लक्ष्य के सभी सहयोगी साथी हैं और इसका उद्देश्य ये है कि इस लक्ष्य को निर्धारित समय के अंदर प्राप्त किया जाए। और डायरेक्टली उसने निपुण भारत लक्ष्य में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से कक्षा के अनुसार कक्षावार क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको समय सीमा के अंदर अचीव किया जाए। तो निपुण भारत लक्ष्य एक बड़ा मिशन है जिसके अंदर FLN है। कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को 2026-27 तक जो निर्धारित लक्ष्य है फाउंडेशनल लिटरेसी का, वो प्राप्त कर सके और उनके अंदर जो उनका एक अगली कक्षा प्रिपरेटरी स्टेज के लिए वो पूरी तरीके से तैयार होकर के भेजे जाएं। ये निपुण भारत का लक्ष्य है, उद्देश्य है। मुझे लगता है इतना आप काफी है। आगे चलें आप, अगर अनुमति हो। चाइल्ड राइट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड सेफ स्कूल एनवायरनमेंट। देखिए, बच्चों का अधिकार एक बड़ा ऐसा अधिकार है जिसमें वो अपने अधिकार को मांग नहीं सकते। तो बच्चे के अधिकार का संरक्षण, उनको उनका अधिकार देना, ये हमारी वयस्कों की जिम्मेदारी है। और बच्चे चूंकि विद्यालय से ज्यादा जुड़े होते हैं, तो सबसे ज्यादा योगदान उनके अधिकारों का संरक्षण, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके अधिकारों के प्रति हम जागरूक होकर के उन्हें उस घेरे में स्वच्छ वो बहुत अच्छा एक वातावरण, सेफ्टी का वातावरण, सुरक्षा का वातावरण। और सुरक्षा भी कई प्रकार की, फिजिकल है, इमोशनल सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। इस सारी चीजों को संरक्षण करने में हमारा योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन हुआ था राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो 1989 में, उसमें 92 में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए थे। उसमें जो जिस राइट की बात की गई थी, यूनिवर्सल हो यानी सार्वभौमिक हो, इंडिविजुअल किसी तरीके से उसको अविभाज्य नहीं किया सके, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सके और उसको छीनने योग्य, उसको वापस छीना ना जा सके। 3 तरह की चीजों को आप ध्यान में रखेंगे कि जो अधिकार है वो सार्वभौमिक है, वो पूरी तरीके से यूनिवर्सल है, ठीक है।
सार्वभौमिक क्या है कि बच्चा सिर्फ एक जगह क्षेत्र का नहीं है, किसी भी क्षेत्र का, भारत के किसी कोने में, विश्व के किसी कोने में अगर बच्चा है और 18 वर्ष से कम की आयु का है तो उसको वो अधिकार प्राप्त हैं। उसके अधिकार को किसी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता, उसका अधिकार है, उसको मिलना है। उसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, हम उस कोर प्रिंसिपल्स को चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया है। कई ऐसे अधिकार हैं बच्चों के जो उनके शिक्षा से संबंधित हुए हैं, जिसको हम आरटी एक्ट के रूप में देखते हैं। अभी हम जिन अधिकारों की बात करेंगे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 2, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं यूएनसीआरसी का। यस संजीव भदौरिया सर। सर ये यूएनसीआरसी का फुल फॉर्म एक बार फिर से बता दीजिए। टेक्स्ट में आपको डाल दे, यूनाइटेड नेशंस, मेरे साथ बोलिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, दीजिए आप बोलिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड। थैंक यू सर। ओके, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 2 सभी बच्चे को, यानी किसी भी प्रकार से बच्चों के में जैसे जेंडर को लेकर के है, कास्ट को लेकर है, रिलीजियस को लेकर के है, डिसेबिलिटी को लेकर के है, किसी भी प्रकार से इन आधारों पर उनके अंदर भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 2 ऑफ यूएनसीआरसी, क्लियर इट। यूएनसीआरसी का आर्टिकल 3 क्या कहता है? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चों के उनके वेलबींग के लिए, उनके लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सके, उनके फेवर में, उनके वेलबींग के लिए हमें प्रावधान करना है। ठीक है, यह आर्टिकल 3 करता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? स्लाइड्स ऊपर करते रहिए सर। हाँ, आर्टिकल 6 क्या आता है? राइट टू लाइफ एंड डेवलपमेंट, जो जितना अधिक पॉसिबल डेवलपमेंट हो सकता है उस एज ग्रुप का, सभी बच्चों के लिए आप यानी स्टेट या स्कूल, वो संस्था प्रावधान करे उसके अधिकतम विकास के लिए। ठीक है। और चाइल्ड टू पार्टिसिपेशन, राइट टू पार्टिसिपेशन, आर्टिकल 12 कहता है कि हर बच्चे को चिल्ड्रंस व्यू मस्ट बी हियर्ड एंड रिस्पेक्टेड, उसके विचारों को सम्मान दिया जाए, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाए, उसको ऐसा महसूस हो जाए कि उसको विद्यालय में या उसकी संस्था में उसको महत्व दिया जा रहा है, उसके थॉट्स को। क्योंकि अगर आप विचारों को महत्व नहीं देंगे छोटे बच्चों के, तो उनके अंदर का जो विचार है वो बाहर नहीं आ पाएगा, और जब नहीं आ पाएगा तो वो अभिव्यक्ति नहीं करेगा, धीरे धीरे अंदर ही बातों को अपने रहेगा। तो आर्टिकल 2, 3 एंड 6, 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनसीआरसी का। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइल्ड राइट्स इन स्कूल, अब हम यहां बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जो विद्यार्थी के बच्चों के अधिकार हैं उन पर राइट टू फ्री, सेफ एंड क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, राइट टू एजुकेशन अभी एक्ट इसी में एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर एक तो राइट टू फ्री, सेफ एंड क्वालिटी एजुकेशन, ये भी बात करता है किसकी? बच्चों के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 21A जो संवैधानिक प्रावधान है, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल पनिशमेंट, ये आरटी के सेक्शन 7 में यानी जीरो टॉलरेंस की बात करता है कि किसी भी प्रकार से बच्चों को कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है, और ये राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल पनिशमेंट। यस, सेक्शन 17। राइट टू इंक्लूजन, आपको भी बताया पहले भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है कि डिसेबल्ड बच्चे, CWSN के बच्चे हैं, स्पेशल नीड जिनको है, SC ST है, और बैकग्राउंड जिनका माइनॉरिटी बेस्ड बैकग्राउंड्स है, इनमें सभी बच्चों का इंक्लूजन करना है, और उनका ये अधिकार है, उनको इनसे वंचित नहीं किया जा सकता है।
राइट टू पार्टिसिपेशन, जैसे इसका एग्जाम्पल है कि बाल सदन है, अगर स्कूल में हम स्टूडेंट पार्लियामेंट बनाते हैं तो उसमें सबको समावेशित करें, उनको सब में उनको रोल दें, ठीक है, ताकि वो इस बात को समझ सकें कि हर क्षेत्र में, हर क्रियाकलाप में हमारी सामूहिक, हम किसी भी प्रकार से नेग्लेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, पॉस्को एक्ट इसके लिए बनाया गया है, जिसमें तमाम बच्चों के अधिकार हैं, उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, विद्यालय की जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। राइट टू सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को जब आप राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ेंगे, उस जो गैजेट है, गवर्नमेंट का गैजेट है, उस गैजेट में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को बहुत सीमित रूप में समझते हैं, लेकिन जब हम गैजेट पढ़ते हैं तो इस 7 अध्याय और 39 जो है उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, और हर अनुच्छेद में ये बताया गया है कि क्या राइट्स है, कब कितने घंटे स्कूल चलने हैं, कितने शिक्षक की जरूरत है, उसमें ये बात की कही गई है, राइट टू सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट टू सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको हर मौसम में, मौसम के अनुकूल उनको बिल्डिंग उनकी होनी चाहिए। उसके बाद पानी पीने की, फायर सेफ्टी, खेलने का मैदान, बाउंड्री, उसके साथ साथ कक्षा में हवादार कक्षाएं, गर्मी और ठंडी दोनों मौसम में उनकी सुरक्षा हो सके, ये सारी चीजें सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर में है। राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी, किसी भी प्रकार की जो है बच्चों को आप कक्षा में गधे हो, मूर्ख हो, इस प्रकार की लेबलिंग नहीं करनी है, सोशल लेबलिंग नहीं करनी है, तो पागल है, बेवकूफ है, तमाम तरह के ऐसे शब्द हैं, या क्षेत्र विशेष शब्द का प्रयोग नहीं करना है, जाति विशेष शब्द का नहीं प्रयोग करना है, किसी प्रकार से उन्हें इस तरह का नेमिंग कल्चर नहीं कर देना है कि उनको महसूस करने लगे कि ये तो नाम मुझे इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से चाइल्ड राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये सारे राइट्स के प्रावधान है चाहे बच्चों के। इसमें एनसीपीसीआर, जिसमें अभी हमने देखा था कि यूएनसीआरसी की बात हुई थी, एनसीपीसीआर चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी सीपीपी, इसमें जो इसका फुल फॉर्म है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इस आयोग में 2005 में इस आयोग की जो इस एक्ट 2005 का जो एक्ट था उसके आधार पर मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए इसमें कहा गया है कि किरण हेल्पलाइन, देखिए किरण हेल्पलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी कुछ परीक्षाओं में, सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में किरण हेल्पलाइन के बारे में पूछा गया है। एक्चुअली किरण हेल्पलाइन जो है वो 24/7 आवर्स ओपन हेल्पलाइन है, उसका नंबर यहाँ आपको दिया गया है। वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत ये काम करता है। और इसमें जो है अंग्रेजी, हिंदी के अलावा 13 भाषाओं में ये अवेलेबल है। इसका काम क्या है? आप कॉल करके, फोन करके, अगर किसी प्रकार के आप मानसिक उपचार सहायता, आप स्ट्रेस में हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, ये 24 घंटे ओपन है। इस पे कॉल करके कोई भी बच्चा अपनी समस्याओं को रख करके अपना तनाव प्रबंधन के लिए गाइडलाइन, निर्देशन प्राप्त कर सकता है, और उसमें उसको वहां उपचार भी दिया जाता है। काफी अच्छी तरीके से इस पर बातचीत भी होती है, आपकी बात को समझा जाता है, आपकी बात को सुना जाता है। तो किरण जो हेल्पलाइन है वो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बातचीत के माध्यम से तनाव प्रबंधन या मनोवैज्ञानिक कोई समस्या है उसका समाधान, सहायता के लिए ये जो एक अच्छी हेल्पलाइन मिली है। बाल सदन गिव्स चिल्ड्रन स्ट्रक्चरल वॉइस। देखिए बाल सदन की बात क्यों करी गई है? ये बाल सदन बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पुनः इसको बाल संसद, बाल सदन, बाल संसद दोनों सर दोनों अलग अलग रूपों में प्रयोग किया गया है, बाल संसद और बाल सदन। बाल सदन में हर व्यक्ति, बच्चा अपनी एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करता है, और बाल संसद में जो हमारे केंद्रीय विद्यालयों का है रूपरेखा है, जिसमें बच्चों को एक सिमुलेटिव रूप से जो एक संसद स्थापित किया जाता है, जहां वो अपने राइट्स की बात करते हैं, वो कॉपी करते हैं,
तो इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए बाल संसद और बाल सदन दो कॉन्सेप्ट है। छोटे बच्चे क्लास 1-2 के बच्चे बाल संसद में प्रतिभाग नहीं करते, इसलिए जो है बाल सदन उनके लिए होता है, उसमें वो अपने अपने अंदर की एक्टिविटी। रेणु वाला मैम कुछ कहना चाह रही है। सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि बाल जो सदन है जो कंपलसरी जो बोला गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, उसी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बाल भवन में। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जहां पर बच्चे जो है अपनी बातों को, अपने चीजों को एक आप जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय में हर साल देखते हैं कि एक छात्र संसद की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है, उसमें सबको अपना अपना रोल दिया जाता है और वो सभी के सभी अपने रोल को, अपनी बातों को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो उस बोलना और समझना सीखते हैं। तो विद्यालय में इस तरह की बातें बनाई जाएं, जैसे बाल भवन इज अ डिफरेंट। बिल्कुल सर, बाल भवन अलग है, युवा संसद, यस, बाल भवन अलग है, बाल संसद, बाल सदन ये अलग अलग है। कुल मिलाकर के इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सभी का ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों को पार्टिसिपेशन, राइट टू पार्टिसिपेशन, जैसा उसमें कहा गया है आर्टिकल 12 में कहा गया है यूएनआरसी में कि बच्चों को पार्टिसिपेशन के अवसर देने चाहिए ताकि वो अपनी आवाज को रिस्पेक्टिव मायने में रख सकें। क्लियर इट? आगे चलें। यस सर, यस सर, यस सर। किरण को मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसलिए क्योंकि अभी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में किरण का क्वेश्चन मैंने देखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आरटी का जो फुल फॉर्म है उसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट शॉर्ट फॉर्म है, उसका रियल फॉर्म क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। क्लियर इट? इसका हिंदी अनुवाद है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। और ये राजपत्र कम से कम ये 13 पेज का राजपत्र है। पूरी तरीके से इसमें अध्याय वाइज, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है कि किस अध्याय में क्या है, इंट्रोडक्शन कहाँ है, कहाँ पे राइट्स की बात की गई है, कहाँ पर विद्यालयों और शिक्षकों के लिए क्या उत्तरदायित्व है, कहाँ बच्चों के अधिकार के संरक्षण की बात की गई, ये सारा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है। इन शॉर्ट टर्म में सर ने राइट टू एजुकेशन एक्ट पर एक वीडियो भी बनाया है। इन शॉर्ट टर्म में हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इस वाले भाग में भी है और सर ने उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। आर्टिकल 21A जो 86 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में, वहां पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट की बात की गई थी। वहां सभी बच्चे 6 से 14 वर्ष यानी फाउंडेशनल जो एज है उसमें उनका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे में उनका मूल जो अधिकार है उसकी बात चर्चा की गई है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है आर्टिकल 21 86 अमेंडमेंट 2002 फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट 6 से 14 आयु के। अब ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की बात की गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब बात करता है कि कक्षा 3 वर्ष की आयु के बच्चे बाल वाटिका में आ रहे हैं। तो 3 वर्ष का बच्चे आ रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाएगा या उनको भी शामिल किया जाएगा? बिल्कुल शामिल किया जाएगा। अभी अभी आपने ध्यान दिया होगा फ्री डिटेंशन पॉलिसी का आपने नाम सुना है? नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी का yes, नाम, लेकिन yes, अभी दिसंबर में एक अमेंडमेंट आया है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप किया गया है। और क्या किया गया है उसमें? क्लास 5th और 8th में उसमें बच्चे फेल होंगे, अगर फेल होते हैं तो उनको विद इन 2 months फिर से एग्जाम देने की बात की जाती है और वो फिर री एग्जाम में पास नहीं कर पाते हैं तो उनको डिटेन किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में अभी संशोधन के लिए प्रस्तावित की गई हैं। हम चलते हैं, इस पर बात करते हैं कि
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, ये सेक्शन 3 में कहा गया है। उसके बाद 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल EWS एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, सेक्शन 12 में कहा गया है। 25% सीटें जो है विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत प्रवेश लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेना है, किसी प्रकार की स्क्रीनिंग नहीं करना है, किसी प्रकार का टेस्ट नहीं लेना है। सेक्शन 13 में इसकी चर्चा की गई है। अब देखिए यहाँ जो नो डिटेंशन पॉलिसी की बात की गई है, नो डिटेंशन पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए सर, क्योंकि दिसंबर 2024 में 16 दिसंबर 2024, देवांगन सर अंडरलाइन प्लीज, नो डिटेंशन पॉलिसी 2024 दिसंबर में इसमें अमेंडमेंट, चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई मायनों में ये चाह रही थी कि बच्चे अपनी क्षमताओं के साथ अगली कक्षा में पहुंचे, और जो सर्वे है वो ये बता रहा था कक्षा 6 में जो बच्चे आ रहे हैं, 5th की जो भी उनके अंदर स्किल होना चाहिए फाउंडेशनल लेवल पर, वो अचीव नहीं है। तो उन्होंने इसमें 5 और 8 में डिटेंशन पॉलिसी को रखा है, और ये कहा कि अगर बच्चा फेल होता है तो 2 महीने के अंदर उसका रीटेस्ट लेना है और री एग्जाम लेना। अगर वो 2 एग्जाम में पास नहीं हो पाता है तो वो फेल माना जाएगा और डिटेन कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट, सेक्शन 17 में कहा गया है कि किसी, उसमें पूरा प्रावधान है, उस प्रावधान को राइट टू एजुकेशन एक्ट की एक रीढ़ माना जाता है। पीपुल टीचर रेशियो, मैंने बताया था कल कोठारी कमीशन की कौन सी चीज है, 2 जो आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मान्य, एक तो जीडीपी का 6% और एक टीचर्स पीपुल रेशियो जो बच्चों के और शिक्षकों का बीच का अनुपात है 30:1 प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में। हाँ आरपी सर, यस सर। सर अभी ऐसा कुछ हुआ है क्या कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट ने कोई अमेंडमेंट लेकर के इसको शायद स्क्रैप किया है? सर स्क्रैपिंग की जो इंस्ट्रक्शन है, केवीएस में स्क्रैपिंग की इंस्ट्रक्शन मिला है और हम उसको इसी साल से लागू है। इसीलिए पिछले वर्ष से अभिभावकों के बीच में संपर्क करके इस बात को बताने की ये टाइमलाइन, बीच में इंस्ट्रक्शन भी आए हैं। और 6 दिसंबर 2024 का जो स्क्रैपिंग की लाइन है, जो लाइन है, अमेंडमेंट की लाइन नहीं है, फिर स्क्रैपिंग की जो लाइन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उसमें ये बात कही गई है। जी सर। ठीक है सर। पीपुल टीचर रेशियो जो है 30:1 प्राइमरी और 35:1। मनीष सर आवाज कम हो रही है। हाँ यस, 30:1 प्राइमरी और 35:1 अपर प्राइमरी, सेक्शन 25 में कहा गया है। स्कूल मैनेजमेंट। मनीष सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ अब आ रही है, बंद हो गई थी। ठीक है, पीपुल रेशियो तक हो गया था कंप्लीट। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट में 75% जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और खासकर इसमें बात कही गई कि महिलाओं का मदर्स का रिप्रेजेंटेशन अगर ज्यादा होना चाहिए। 75% जो है पेरेंट्स का, जो आप स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाए तो उसमें 75% पेरेंट्स होना चाहिए, और उसमें अगर मदर्स हो तो ज्यादा है। उसके बाद कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की गई थी। अब इवैल्यूएशन के मायने बदल गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तमाम तरह के इवैल्यूएशन के टूल्स आ गए हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, कल मैडम ने कहा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए, यही कर देते हैं। देखिए, जब हम यह तय करें कि लर्निंग कैसी चल रही है, लर्निंग के अधिगम के दौरान कुछ कमियां तो नहीं रह रही हैं, वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। पर बच्चा जो है कुछ चीज सीख रहा और बीच में अपने ही स्वयं से वो अपना मूल्यांकन करना है, तो वो लर्निंग असेसमेंट एज अ लर्निंग हुआ। और जब समेटिव रिजल्ट की बात मैं कह रहा हूं, जब रिजल्ट हम दे रहे हैं तो उस समय जो है हम जिस कॉन्सेप्ट को लागू करते हैं वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्लियर इट? मनीष सर, हाँ
सर assessment as learning के लिए one of the very good examples is MDP where the child writes, मुझे शायद बहुत clear याद नहीं है, up to 8th it is prepared by the students where they write what I have learned or something what I have enjoyed और मैंने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा और क्या सीखना है. So they reflect upon their own learning and then they know. तो ये है learning as assessment as learning. जितने भी प्रोजेक्ट वर्क हैं, जो भी प्रोजेक्ट वर्क हैं, वो सब जो है असेसमेंट एज ए लर्निंग आते हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट दिया जाता है. होमवर्क और प्रोजेक्ट में अंतर है. जैसे एमडीपी है एक प्रकार का, ये प्रोजेक्ट ही तो है. नहीं, बट अपने पे रिफ्लेक्ट करना कि मैं लाइक टू लुक विद इन कि मैं कितने पानी में हूँ, मैंने कितना सीखा, मुझे क्या सीखना है, जिसमें ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं इन विच पोर्टफोलियो और एमडीपी लर्नर्स डायरी. दीज टू आर द बेटर एग्जांपल्स फॉर असेसमेंट एज लर्निंग. डिफाइन जब किया जाता है तो उसे कहा जाता है मेटाकॉग्निटिव, यानी मैं कहां तक समझ पा रहा हूं, मैं कहां तक कर पा रहा हूं, मेरी स्थिति इस लर्निंग में क्या कहां मायने रखती है, मैं कहां हूं. ये जैसे मैंने बताया कि 360 असेसमेंट में पीयर लर्निंग है, पेरेंट्स लर्निंग है और सेल्फ असेसमेंट है. पीयर असेसमेंट के साथ साथ पेरेंट्स लर्निंग है, सेल्फ असेसमेंट है. तो ये जो सेल्फ असेसमेंट है, लर्निंग एज असेसमेंट एज अ लर्निंग प्रयुक्त होती है. क्लियर इट? ठीक है सर, ओके. मेरा बस जो डाउट थोड़ा सा ये है कि क्या प्रोजेक्ट आर comparable to portfolios and MDP. Portfolios or MDP में these two things give us a very clear picture that the child is reflecting upon his own learning. और प्रोजेक्ट में the child does not reflect upon his own learning, rather he uses various sources to prepare a project. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए मैंने ये पूछा. जो हम पुराने प्रोजेक्ट देते थे और अभी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके अंतर्गत क्या है कि हमने उसको कुछ टारगेट दिया है. उसका सीक्वेंसी जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन है, उसके जो बुकलेट है, उसमें क्या है, जब कंटेंट बच्चा सॉल्व करता है तो आपने क्या सीखा, अगला स्टेप इस प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा, इस टारगेट से आपने क्या सीखा, उसका उत्तर बच्चे को देना है. और ये बच्चा जब एनालिसिस करता है, सिर्फ अपना इवेल्युएशन करता है, तो वो बता पाता है कि हमने इन चीजों से ये चीजें सीखी. क्योंकि ये लर्निंग, ये असेसमेंट लर्निंग के प्रोसेस का ही पार्ट है. फाइन फाइन सर, गॉट इट. अगर इस टेनेट को हम इंक्लूड करते हैं, देन इट कुड बी कंसीडर्ड एज असेसमेंट एज लर्निंग. इसका मतलब यही है जी जी जी. सीखने के दौरान खुद का अपना मूल्यांकन भी करते जाता है. यस सर, ठीक है सर, थैंक यू. Manish ji, everybody please be attentive. In word, I am going to tell you what is assessment for learning. Assessment for learning simply formative होता है और assessment of learning जो है वो simply summative होता है. उदाहरण से समझे इसको. Assessment for learning क्या होता है? It occurs throughout the learning process to provide immediate word आ गया, मतलब वो formative है. To provide immediate constructive feedback, allowing the teacher to adjust teaching strategies to meet the students' need. जब हम बच्चों की नीड्स को मीट करते हैं, गाइड करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है जो फॉर्मेटिव होता है. असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स बिकमिंग देयर ओन असेसर. हमने स्टूडेंट को मौका दे दिया कि तुम खुद अपने असेसर बन जाओ, खुद ही असेस करो. वी फॉस्टर self-regulation and reflection on their own learning process. अपनी learning process को वो खुद ही adjust करते हैं, खुद ही assess करते हैं, खुद ही evaluate करते हैं. और assessment of learning जो है वो submissive होता है. It occurs at the end of a unit or term to evaluate students' mastery against standard. जो standard हमने set किए हैं उससे बच्चा उसे meet कर पाया कि नहीं. And oftenly we use it for grading or for reporting purpose or to create the final result of a child. Manish ji. देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप सभी से कि पीयर असेसमेंट कौन सा असेसमेंट है? असेसमेंट फॉर लर्निंग है? सतीश सर, आपका माइक ऑन है, डिस्टर्ब कर रहा है. असेसमेंट एज लर्निंग है सर, एज लर्निंग.
यस। सेल्फ असेसमेंट क्या है? सेल्फ असेसमेंट क्या है? अगर कोई जर्नल का रिफ्लेक्शन करना है, समीक्षा करनी है, किसी किताब पे समीक्षा करनी है, तो वो क्या है? ऑफ लर्निंग। ये सब एज है, सब एज है, लर्निंग ठीक है। प्रोजेक्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, किसी चीज से आपने क्या सीखा इस बात का उत्तर देना है, तो ये भी क्या है? एज लर्निंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक चार्ट बनाइए कि बिल्कुल सही सुषमा मैडम, अपनी किताब या किसी चीज को सेंट्रलाइज रूप से बता पाना कि आपने क्या सीखा, इस बात का उत्तर ही क्या कहता है? एज लर्निंग है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि एक चार्ट बनाइए, जिस चार्ट में ये प्रदर्शित करिए कि देवांगन सर की क्लास से पहले आप क्या जानते थे, देवांगन सर की क्लास के बीचों बीच में आपको कई नई चीजें क्या मिली और आपने क्या बदलाव किया। ये बात जैसे ही आप कर रहे हैं अधिगम प्रोसेस में, तो जो है असेसमेंट एज अ फॉर लर्निंग। नो, मैं करूंगा आपका असेसमेंट। बीच बीच में जो टेस्ट लेते हैं सर, वो फॉर्मेटिव है। जो आप खुद कर रहे हैं ना, वो एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। क्लियर इट? अब समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. और आपकी परीक्षा टीयर 2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे, ये समेटिव हो जाएगा, और इसको कहेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये सीबीएसई करेगा। देवांगन सर जो कर रहे हैं वो फॉर लर्निंग कर रहे हैं, आप जो खुद कर रहे हैं वो एज लर्निंग कर रहे हैं, और जो सीबीएसई करेगा वो ऑफ लर्निंग करेगा। यस सर, जो देवांगन सर लास्ट में क्विज लेते हैं दैट इज फॉर्मेटिव है, क्योंकि अभी वो प्रोसेस चल रहा है। आपको अभी उसमें कमियां पता चलेंगी, गलतियां पड़ता है, फिर सुधार करेंगे। क्लियर? मैं अब आगे चलता हूं। नेबरहुड स्कूल, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था, तो उस समय कहा गया था कि हर 1 किलोमीटर पर जो है प्राथमिक विद्यालय, और हर 3 किलोमीटर में अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। हाँ, ठीक है मनोज सर। अभी बीच में सर ने कहा था कि बीच बीच में मैसेज नहीं करिए, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट। आप फिर मैं वापस आता हूँ विषय पर कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में बात किया गया कि पड़ोसी विद्यालय, यानी विद्यालय जो है बच्चों की पहुंच के अंदर होना चाहिए, डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है। नो चाइल्ड टू ट्रेवल मोर देन 1 किलोमीटर टू प्राइमरी स्कूल। जो उस समय बना था, उस समय ये बात की गई थी कि 1 किलोमीटर के अंदर क्या कहता है प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, और 3 किलोमीटर के अंदर। अब इन दायरों को कम करने की बात की जा रही है, मर्ज करने की बात की जा रही है। यूपी में मर्जिंग चल भी रही है पायलट प्रोजेक्ट पर। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन रेगुलर स्कूल, सामान्य विद्यालयों में भी CWSN के बच्चों का इंक्लूजन होना चाहिए। इस बात को भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में पूरी तरीके से एक्सप्लेनेटरी मोड में कहा गया है। आगे चलते हैं। स्कूल नॉर्म्स, देखिए स्कूल नॉर्म्स के बारे में अगर आप देखें कि पूरी तरीके से आपको समझ में आए कि कितने घंटे होने चाहिए, कितने रेशियो होना चाहिए, तो प्राइमरी ग्रेड 1 से 5 तक, इसमें देखिए नाम है प्राइमरी, अपर प्राइमरी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बनने से पहले है। तो अभी जो नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है वो फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, और सेकेंडरी स्टेज है। तो पीटीआर क्या है, पीपल एंड टीचर रेशियो क्या है, 30:1 है। ऑल वेदर बिल्डिंग, मैंने इसकी बात पहले भी की थी, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अलग अलग सेपरेट टॉयलेट्स हो, वॉशिंग एरिया अच्छा हो, गेम प्लेग्राउंड अच्छे हो, एमडीएम के लिए जो है किचन अच्छे साफ सुथरे बने हों। अपर प्राइमरी के लिए भी बात की गई थी इसमें कि 35:1 पीटीआर हो, सब्जेक्ट टीचर हो, लाइब्रेरी हो, साइंस लेबोरेटरी हो। टीचर क्वालिफिकेशन की बात मैंडेटरी कही गई थी, इसी का रेफरेंस लेकर के सीटेट की बात कही गई है। एक लाइन जो है बहुत ही विवादास्पद भी रही है, चूंकि अधिकार अधिनियम के जो राजपत्र में एक लाइन कही गई है,
और जो अध्याय 1 है उसमें वो लाइन में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस अधिनियम की कोई भी बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। ठीक है, यही विवाद रहा जिसकी वजह से विवाद सीटेट की अनिवार्यता तक पहुंच गया और ऐसे लोग जो इतने सालों से सर्विस दे रहे हैं उन पर भी सीटेट को थोप दिया गया। आज आंसर की भी लागू हुई है, लोग अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, बहुत चीजों से वंचित हो गए, डर गए, भय आ गया। तो यहाँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचिंग सीटेट की बात की गई, स्टेट की टेट की बात की कि उनकी क्वालिफिकेशन, ऐसी बात क्यों कही गई? क्या जो बच्चा शिक्षक जो है बीएड किया हुआ है, क्या वो पिछले कई सालों से पढ़ा रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है? चूंकि नए प्रावधान, नई नीतियों के आने के बाद हम उन नए पेडागोजिक से लबरेज हों, ये मान के चला कि इन्होंने माना, सर्वे के आधार पे माना कि शिक्षक जो है नई विधाओं से, नए तरीकों से, मेथड ऑफ टीचिंग से इक्विप्ड नहीं है, तो इसलिए ये इसमें इस तरह के टेस्ट लिए जाएं और उनकी क्वालिटी को और इनहेंस किया जाए। वर्किंग डेज, देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय स्कूलों में लास्ट वर्किंग डेज चल रहा है और 200 डेज फॉर प्राइमरी का मतलब आपको मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 5th तक जो है ये 200 दिन का कार्य दिवस होता है, शैक्षणिक कार्य दिवस। बच्चे आए चाहे नहीं आए, विद्यालय 200 कार्य दिवस खुले होने चाहिए और 220 जो है अपर प्राइमरी के लिए। कुछ और चीजें हैं इसमें, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, यही आप लोग ध्यान से सुनिए। कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 200 दिन और 5वीं से ऊपर के लिए 20 दिन का अंतर है, पहली बात। फिर घंटे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने घंटे जो क्या कहता है एजुकेशनल आवर कितने होने चाहिए, तो वो शैक्षणिक घंटे जो होने चाहिए 1 to 5 800 है और इसमें 200 और जोड़ दीजिए, 200 और जोड़ दिए तो 1000 हो गया। यानी कक्षा 6वीं से लेके 8वीं तक के लिए 1000 घंटों का शैक्षणिक वर्ष में, पूरे एक शैक्षणिक वर्ष में तय किया गया। और एक शिक्षक जो है प्रति सप्ताह 45 घंटे, क्योंकि देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑटोनॉमस बॉडी है, एनवीएस ऑटोनॉमस बॉडी है। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं राइट टू एजुकेशन एक्ट में निर्देशित किया गया है कि 45 घंटे जो है एक सप्ताह में शिक्षकों के लिए जो है तैयारी और शिक्षण के घंटे वो इंक्लूड होने चाहिए। और 800 घंटे जो क्लास 1 से लेके 5 तक। हाँ देवांगन सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, ओके सर, कैरी ऑन। मैं इनको ऐड इसलिए कर रहा था क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये पूछे जा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है सर, कैरी ऑन प्लीज, कैरी ऑन। हाँ, उसके बाद मैं आता हूं, वर्किंग डेज निर्धारित हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नॉर्म्स पर। मैंने कहा था कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है 75% जो है उसमें पेरेंट्स हो और प्रायोरिटी है मदर, SC ST एंड माइनॉरिटी जो है, और 25% टीचर प्लस लोकल बॉडी। अब ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव लोकल बॉडी क्या है? कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बच्चे उसमें न पढ़ रहे हो, ठीक है। विद्यालयों में जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में है उसमें यह माना गया कि 75% लोग वही हों जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हो, और उसमें SC ST और जो भी ऐसी माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हो और मदर्स ज्यादा हो। तो इस तरीके से SMC का जो कंपोजिशन है वो 75% पेरेंट्स को लेकर के है। अब हम चल रहे हैं 50%। यस सर, फीमेल 50%, फीमेल्स मैक्सिमम उसमें जो हो प्रायोरिटी दी गई है कि अधिकतम हो सके, अधिकतम। ऐसा नहीं हो कि आप माताओं को रखे और बाकी के सारे पिता वर्ग में, यानी आप यहाँ देख रहे हैं महिला के रिप्रेजेंटेशन की बात की। हाँ अनुज सर। सर 50% का कम से कम रखा गया है शायद। 50% उसमें फीमेल्स 50% सर, और उससे ज्यादा रख सकते हैं, कम नहीं रख सकते। RTE में तो नहीं होता सर, RTE में नहीं होता है वो। RTE में मैम जो सेक्शन 21 है SMC का,
सर 75% पेरेंट और 25% लोकल अथॉरिटी, लोकल एजुकेशनिस्ट और टीचर्स, और लोकल एजुकेशनिस्ट नहीं मिलेगा तो बच्चा ले सकते हैं उसमें स्टूडेंट मेंबर। नहीं, 50% मेल, 50% फीमेल। मैं आपकी सारी दुविधाओं को दूर कर दे रहा हूं। जो विद्यालय प्रबंध समिति के जो 21 सेक्शन है उसमें एक लाइन लिखी गई है, आप सही कह रहे हैं कि ऐसी समिति में 50% सदस्य स्त्रियां हों। क्लियर इट है, ये पूरी लाइन मुझे मिल गई है। ठीक है, किसी को और कोई समस्या तो नहीं है? इसमें सर एक पॉइंट और है कि जैसे आपने बोला 75% मेंबर्स जो एसएमसी के होंगे वो पेरेंट होंगे जी, और जो 25% जो मेंबर्स हैं जी, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें 1/3 जो होंगे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लोकल अथॉरिटी के। बिल्कुल बिल्कुल। 1/3 टीचर्स स्कूल के होंगे और 1/3 लोकल एजुकेशनिस्ट या स्टूडेंट्स हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है। जी जी, ठीक है, आगे चलें। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ना, ये 5 मिनट में कवर किया जाने वाला टॉपिक नहीं है। अगर मैं पूरे 7 जो लेसन उसके अध्याय हैं, 39 जो उसकी अनुसूचियां हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करना, उसमें धाराओं में उपधाराएं दी गई हैं। तो ब्रीफ में छोटे उसको एक क्रिप्स में सर ने कहा था इसको समझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्पेशल इस पर एक क्लास लिया है। हाँ, आगे चले सर। हाँ। सर बोले सर। हाँ सर, 25% टीचर्स में शायद एक टीचर SC/ST का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मैं इस संदर्भ में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं बता सकता। अगर आप कहेंगे तो इस पर और ज्यादा अच्छी तरीके से मैं कंटेंट को आपको डिलीवर करूंगा, क्योंकि मैं उपबंधों में जो चीजें दी गई हैं और ज्यादा बिना कंटेंट को राजपत्र से रेफरेंस लेते हुए उसके बारे में कहना मैं उचित नहीं समझता हूं। ठीक है सर, ठीक। क्योंकि जो चीज मैं यहाँ बोलूंगा वो सभी के स्मृति में बैठेगा और उसको कॉपी करेंगे। तो जिन चीजों में, जिन उपबंधों में जब तक मैं उसको रेफरेंस नहीं ले लूं तो मैं बोलना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि सभी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से जो सुन रहे हैं उसी को एकदम फैक्चुअल मान रहे हैं। तो हम कोई भी कंटेंट, चाहे देवांगन सर हूं चाहे मैं हूं, कोई भी कंटेंट में कहीं इधर उधर से हम नहीं लेते हैं। या तो गवर्नमेंट की साइट से लेते हैं, या तो जो मूल दस्तावेज है, चाहे वो पॉस्को का है चाहे राइट टू एजुकेशन एक्ट का है, जो मूल दस्तावेज है उसमें जो वर्णित है वही शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल राइट मनीष जी। एक्चुअली फ्रेंड्स, we cannot talk on assumption, we cannot go on assumption कि मैंने कहीं यहाँ पढ़ा था या मैंने ऐसा सुना था। We will not go into that, rather we will go into fact and figure. That is why this document has been prepared and Manish ji has his own documentation। राजपत्र से लेकर बाकी सारी चीजें वो लेकर बैठते हैं ताकि आपके सामने फैक्ट एंड फिगर को प्रस्तुत किया जा सके। If it is an ambiguous topic, you can get into it yourself and we will also find it out, and in the next class we will clarify it. Manish ji, please continue. Okay, thank you sir. अब हम बात करते हैं कैरिकुलम की। हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि कैरिकुलम का प्रिंसिपल क्या है, एनसीएफ में भी बात की है। इसको थोड़ा सा सर ने और ज्यादा डीप जा करके किन किन आधारों पर कैरिकुलम का निर्माण होता है उस पर चर्चा की। इसको जाने से पहले मैं 2 चीज आपको शब्द बता दे रहा हूं जो इस समय बहुत वाइब्रेंट टॉपिक चल रहा है। एक तो पंचपदी और एक पंचकोश, 5 फोल्ड और 5 स्टेप। कोई इसको जानता है? कारण क्या है? इसको अगर हम समझ लेंगे तो मेथड ऑफ टीचिंग, असेसमेंट टीचिंग, पढ़ाया कैसे सही, टीचर डायरी कैसे बनाना है, डेवलपमेंट एक्चुअली क्या है, जिन डेवलपमेंट शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, सोशियो इकोनॉमिकल, फिजिकल, ये सब जो है आधुनिक शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाली आधुनिक भाषाएं हैं। पर जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आत्मा में इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय संस्कृति है, तो इसका मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं? तो ये 2 चीजें भारतीय संस्कृति की आत्मा है जो इसमें प्रयोग में लाई जाती है। एक तो है पंचपदी, वो 5 पद क्या है जिसके आधार पर टीचिंग की जाती है। आपका उल्टा बोल दिया, बोध पहले नहीं होगा, अदिति है, बोध है, अभ्यास है, प्रयोग है और प्रसार है। वेरी गुड। बोध बाद में होगा जिसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि अदिति क्या है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मुझे याद दिलाइएगा।
पर हम चलते हैं कि फिलोसफिकल दृष्टिकोण से जो फिलॉसफी है क्या काम करती है कैरिकुलम के निर्माण में। तो पहला है पेरेनलिस्ट। ये इसको मतलब समझिए कि स्थायित्ववाद यानी स्थायी, जैसे आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुराने थिंकर हैं, उन्होंने कोई बात कही है, महात्मा गांधी ने कोई बात कह दी है, कोई ट्रुथ कह दिया है, इन चीजों को लेकर के कैरिकुलम बेस्ड ऑन इंड्यूरिंग क्लासिकल नॉलेज एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। अब मैं क्या कहता हूं कि विवेकानंद का कोई भी व्यक्ति बता सकता है शिक्षा के संदर्भ में दिया गया, कोई भी बता सकता है कि विवेकानंद ने शिक्षा के दृष्टिकोण में क्या स्टेटमेंट दिया था। यस, राखी जैन मैम, कोई भी बताए। सर विवेकानंद, हाँ सर, विवेकानंद जी कहते हैं कि व्यक्ति की जो अंतर्निहित पूर्णता है उसको प्रकट करना ही शिक्षा है। सर, इफ आई एम राइट, अपो दीपो भव, ये स्टेटमेंट शायद विवेकानंद जी का ही है। एंड दिस वाज द फिलॉसफी। नहीं, ये भगवान बुद्ध का है। बौद्ध धर्म का, ये बौद्ध धर्म का। बट द फिलॉसफी ऑफ एनलाइटमेंट इज द सेम। व्हाट विवेकानंद प्रीच्ड, द फिलॉसफी इज द सेम। और जो एजुकेशन का हम फाइनल रेजिड्यू निकालते हैं, विवेकानंद जी का कहना था कि आप स्वयं ही अपने पथ प्रदर्शक बने। Sir, education is the manifestation of perfection already in man. इसलिए मैं ये एग्जांपल इसलिए आऊं कि आप ये समझ सकें कि ये जो स्थायित्ववाद की थ्योरी है कैरिकुलम निर्माण में क्या है, कि अगर हमारे किसी भी एंशिएंट और जो क्लासिकल नॉलेज कोई स्टेटमेंट किसी ने दे दिया है और अच्छे व्यक्ति ने दिया, उसके आधार पर भी हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करें। बस मेरा उद्देश्य यही था। इस तरीके से तमाम, चाहे अरविंदो घोष हैं, चाहे आप रविन्द्रनाथ टैगोर को ले सकते हैं, इन सारे, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, गिज्जू भाई बधेका का नाम सुने हैं आप लोगों ने, गिज्जू भाई बधेका का नाम आप लोगों ने, दिवा स्वप्न नाम की पुस्तक लिखे हैं उन्होंने बच्चों के लिए, बहुत अच्छी, मतलब एक प्री स्कूल के लिए गिज्जू भाई बधेका का नाम बहुत ही नॉलेज में है। कहानियों के आधार पर उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षण व्यवस्था को बच्चों के अनुसार पढ़ाने की बात कही थी। तो एक स्टेटमेंट है पॉलो फेरे का, वो ये कहता है कि जब आप किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं, जब पाठक किसी पुस्तक को पढ़ रहा होता है तो वो पुस्तक को पुनः लिख रहा होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब पाठक, पढ़ने वाला किसी पुस्तक को पढ़ रहा होता है तो वो पुस्तक को पुनः लिख रहा होता है। इसका मतलब बच्चा या पढ़ने वाला अपने नजरिए से उस किताब को देखता है, उन शब्दों को अपने नजरिए से, अपने विचार से संगठित करता है। तो ये भी एक फिलॉसफी है। पर हम इस फिलॉसफी के जो पूर्व की फिलॉसफी है, जो मानती है कि कैरिकुलम में कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो, पुरानी चीजें जो कई बार कई मानकों पे खरी उतर चुकी है, चाहे वो महात्मा गांधी की बातें हो, चाहे विवेकानंद, उनको भी कैरिकुलम में स्थान देना चाहिए। इसीलिए जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, आप उसमें आप डीप में जाएंगे और उसमें पढ़ा है कि चाहे वो भास्कराचार्य का चिंतन हो, चाहे उन महात्मा गांधी के चिंतन हो, या प्रकृतिवादी चिंतन विचारधारा हो, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर की जो एक बहुत अच्छी बात है वो मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा कि एक बच्चा जो है बार बार जो है एक पेज को फाड़ता, उस पे कुछ, एक पेज पे कुछ लिखता और छोड़ देता, तो उसकी माँ बोलती कि बार बार इस पेज को क्यों खराब कर रहे हो, तुम पेज पर सही कुछ तो लिख नहीं पा रहे हो, खाली लाइन खींच रहे हो, छोटा बालक। तो उसकी माता कहती है कि तुम बात पेज को क्यों खराब कर रहे हो। तो बच्चे का उत्तर क्या है कि माँ, मैं तो पेज पे एक लाइन खींचता हूं तो कह रही हूँ कि तुम पेज को खराब कर रहे हो। पिताजी तो रोज न जाने कितने पेज खराब करते हैं, क्योंकि उसके पिताजी लेखक होते हैं। उसको खराब करने का कॉन्सेप्ट यह है कि उस पर कुछ खींच देना, खराब करना है। तो जो संरचनावादी दृष्टिकोण है, जो स्थायित्ववादी दृष्टिकोण है, वो ये मानता है कि जो क्लासिकल नॉलेज है उसको, या जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसे विषयों को भी कैरिकुलम का पार्ट होता है, रहना चाहिए। और ये किसका मानना है? जो पेरेनलिस्ट हैं, जिनको स्थायित्ववादी कहते हैं। क्लियर इट? हाँ, आगे चले। देवांगन सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात चलते हैं प्रोग्रेसिविस्ट यानी प्रगतिवादी। प्रगतिवादी
जैसे चाइल्ड सेंटर, कैरिकुलम बिल्ड्स ऑन चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, ये कौन कौन है? डीवी हैं और प्याजे हैं, पिगेट, जिनको हम प्याजे के रूप में जानते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो कैरिकुलम होता है वो प्रगतिवादी होना चाहिए, यानी जैसे जैसे सामाजिक चीजें बदल रही हैं, आयु के अनुसार बदल रही हैं, आवश्यकताओं के अनुसार बदल रही हैं, वैसे वैसे करिकुलम में भी इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए और वो हमेशा प्रगतिवादी दृष्टिकोण में दिखना चाहिए कि चीजें स्टेप बाय स्टेप, चूंकि प्याजे ने हर स्टेप की क्वालिटी को मैं बताया था, उन्होंने बताया था कैरिकुलम में इस आयु के बच्चे में क्या चीजें आ जाती हैं और वो एक प्रगतिशीलता को दर्शाता है। इसके बाद आते हैं हम रिकंस्ट्रक्ट करना क्या? एक तो कंस्ट्रक्ट था, हमने आपको बताया भी था कि पुनर्निर्माण, जैसे सामाजिक परिवर्तन होता है, आशा मैम एक मिनट, जैसे सामाजिक परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन के अनुसार भी पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए। आप जैसे एजुकेशन में इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात की गई, आने वाले समय में हो सकता है आरक्षण जैसे विषय और तमाम तरह की चीजों को और ज्यादा शेपिंग दी जाए, तो उसके अनुसार धीरे धीरे जो है पाठ्यक्रमों में बदलाव होना चाहिए समय समय। तो पुनर्निर्माण की बात की गई कि पाठ्यक्रम जो एक थ्योरी है जो इस बात को सपोर्ट करती है कि कैरिकुलम के निर्माण में हम स्थायित्ववादी दृष्टिकोण रखें, उसके साथ साथ प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखें और उसके साथ पुनर्निर्माणवादी दृष्टिकोण रखें। फिर उसके बाद दो चीजें हैं, बिहेवियरिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी जो है। बिहेवियरिस्टिक क्या है? कौन से बिहेवियर की बात करें, कौन सा अधिगम सिखाएं, क्या ऐसी चीज सिखाएं, तो उसमें कहा है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मेजरेबल बिहेवियर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जैसे हैं वो ऑब्जर्वेबल हो, स्पेसिफिक हो, इन सारी चीजों को करिकुलम में स्थान देना, इस प्रकार की चीजों को करिकुलम में स्थान देना। कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें कि लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्सपीरियंस बेस्ड, यानी जो भी चीजें हम पाठ्यक्रम में रखें उसको प्रयोग के माध्यम से, उसके अनुभव के माध्यम से बच्चा उसमें सीखे, इस तरह के। इसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम में जिस बात की चर्चा की जा रही है सबसे ज्यादा, कॉम्पिटेंसी, क्योंकि इसमें नॉलेज भी है, स्किल भी है और आपका बिहेवियर भी है। तो इन सारी चीजों को एक फिलॉसफी अगर पूछी जाए कि किसी भी पाठ्यक्रम के करिकुलम के निर्माण में कौन कौन सी फिलॉसफी अपनाई जानी चाहिए, तो ये सारी फिलॉसफी है। हाँ मैम, आशा मैम। सर ये पेरानियलिस्ट आपने बताया ना शुरू में, तो ये कौन सा थियरी पे बेस्ड है सर? कौन सी थियरी पे बेस्ड है सर? ताकि आपने बताया वो टैगोर जी का एग्जाम्पल, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए सर। एक्चुअली क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ जाते हैं और कोई ऐसा हमारा कल्चरल थॉट्स जो है, जो बहुत परंपरागत बहुत पुराने तरह से चला रहा है, हम उसको छोड़ देते हैं। पर हम जैसे हम उन चीजों को छोड़ते हैं तो अस्थायित्ववादी या पेरेनलिस्ट ये मानते हैं कि उन चीजों को भी, उन विचारधाराओं को भी अपने करिकुलम में स्थान देना चाहिए। एक अलग प्रकार का वही है, थॉट्स ही, थ्योरी भी है। उनके कहने का मतलब आप कितना विकासशील हो जाएं, विकसित हो जाएं, नई नई चीजें आ गई, अमेंडमेंट आ गई, लेकिन जो कुछ पुराने बेसिक थॉट्स हैं जिस पर हमारी संस्कृति आधारित है, उनको भी समय परिवर्तन के बाद भी उनको स्थान देना चाहिए। ओके, थैंक यू। आगे चले। हाउ चिल्ड्रन लर्न्स। ट्रेडिशनल मोड ऑफ करिकुलम की जगह थोड़ी ऐसी चीजें हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें पूरा, जैसे हम बात करें, हमारी जो पुरानी शिक्षण पद्धति थी श्रुति पर आधारित थी, श्रुत पर आधारित। दो चीजों को मैं क्लियर करूंगा। रटना और अभ्यास करने में अंतर है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में रटने की बात कहीं थी नहीं, अभ्यास की बात थी, पर उसको बार बार यह करके थोपा गया, ये कह के थोपा गया कि रटन तर रटन। तो क्लियर कर देना ये जरूरी है कि रटने और अभ्यास में अंतर है। जो बार बार हमको जो हनुमान चालीसा या आरती या कोई ऐसी चीज, यस, इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो गूढ़ चीजें हैं उनको भी करिकुलम में कितना भी हम एडवांस हो जाए, कितना भी आधुनिक हो जाए, उनको स्थान देना चाहिए। ठीक है।
आगे चलते हैं। हाउ चिल्ड्रन लर्न, नॉलेज एंड लर्निंग प्रिंसिपल। अभी हम कैरिकुलम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को समझे, अब ये हम समझते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। देखिए इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है और इस चर्चा में हम जल्दी जल्दी बोलते हैं। अगर जब बच्चा एक्टिव होगा तो ज्यादा अच्छी तरीके से वो सीख पाएगा। ये कौन सी थ्योरी है, किसकी थ्योरी है? कंस्ट्रक्टिविज्म। और कॉग्निटिव में भी वो एक्टिव रहता है, कंस्ट्रक्टिव में भी एक्टिव रहता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चा कैसा सीखेगा भाई? एक तो वो जो कर पा रहा है और एक करने की जो क्षमता है, उसके बीच में वो गैपिंग है, उस गैपिंग को हमें भरना है। वो सोशल इंटरेक्शन से भी भर सकती है, ठीक है। वाइगॉट्स्की की थ्योरी है। पीरियड नॉलेज, अब ये बताइए ये कौन सी थ्योरी को कंसर्ट करता है कि नए ज्ञान पुराने ज्ञान में संशोधन करके नए ज्ञान का निर्माण करना। एसिमिलेशन। कॉग्निटिव थ्योरी, क्या पूछा जा रहा है? कॉग्निटिव थ्योरी। ये कॉग्निटिव थ्योरी को, यानी जितनी भी थ्योरियां पढ़ाई गई थी उन्हीं चीजों को या की पॉइंट्स में निकाल दिया कि बच्चे सीखते कैसे हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस, आपको पता है गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था। इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो है अलग अलग मोड से आप जब टीचिंग करते हैं तो बच्चे अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर अलग अलग तरीके से समझने की है। किसी को चित्र के माध्यम से, किसी को गा के माध्यम से, कुछ समझाने के माध्यम, किसको कर के माध्यम से। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, अलग अलग तरह के है, उसके अंदर बुद्धि के चीजों को एब्जॉर्ब करने के अलग अलग तरीके हैं। फिर इमोशनल एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, बच्चों को अच्छे तरीके से उनको इमोशनली एंगेज्ड अगर आप करते हैं और उनको डीप लर्निंग अगर चाहते हैं तो उनको मोटिवेशन की जरूरत है। अब मोटिवेशन को अगर मैं बोलूं कि रिइंफोर्समेंट की जरूरत है तो कौन सी थ्योरी काम करेगी यहां? जल्दी बताइए। व्यवहारवादी। यस, व्यवहारवादी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करेंगे। कल्चरल कंटेंट शेप लर्निंग, जब आपकी जो पेडागोजी है वो कल्चरली रिस्पॉन्सिव है, रिलेवेंट है। अगर मतलब आप पढ़ा रहे हैं और आप नए कंटेंट को पढ़ा रहे हैं और जो पेडागोजी है ओल्ड, बहुत पुरानी है, तो कहीं से वो सेट नहीं बैठती। जैसे कि आप अभी नई प्रैक्टिकल की चीजें हो गई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की चीजें, और आप सिर्फ और सिर्फ खुद डेमोस्ट्रेट करते हैं, तो आप जो डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं उससे बच्चे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं हो रही है। बच्चा भी करके सीखे, ठीक है। आगे चलें। आशा मैडम, पुट योर हैंड्स डाउन, इट इज स्टिल रेज्ड। अगर आपकी जो बच्चों का कंटेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चों को बता दिया जाए कि यह विषय आपके जीवन में कहां प्रयोग करता है, अगर बच्चे को समझ में आ जाता है तो वो उस विषय से जुड़ जाता है, तो बच्चा अधिगम आसानी से कर लेता है। तो आपका जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा होना चाहिए, इवन एग्जाम्पल भी जुड़ा होना चाहिए। अक्सर उदाहरण, लॉ ऑफ एग्जाम्पल बहुत बड़ी एक बुक्स है जिसपे अक्सर हम शिक्षकों में ये देखा गया है कि हम किसी भी चीज को एसिमुलेट, वो सेम दिखाई देता है पर एग्जाम्पल में देख देते हैं। चाहे हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की और हम नॉन ह्यूमन थिंग्स में हुए परिवर्तन को भी एग्जाम्पल में दे देते हैं। जैसे टमाटर कई दिन तक रखा जाए और सड़ जाए, वैसे ही जो बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाए। आपको लॉ ऑफ एग्जाम्पल समझना पड़ेगा और जो उसको रियल लाइफ में सेट करना पड़ेगा कि एग्जाम्पल्स की समतुल्यता है कि नहीं, उदाहरणों की समतुल्यता जीवन में है कि नहीं, कंटेंट जो आप दे रहे हैं क्लास में उसके जो उदाहरण दे रहे हैं वाकई में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और पूरे और डोमेन से वो इक्वल सेट बैठ रहा है कि नहीं। कोई भी एग्जाम्पल दे के और तर्क के माध्यम से उसको नहीं जोड़ा जा सकता। तो जो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में है आप उसको एकदम सजीव उदाहरण दीजिए, सजीवता से जोड़िए, जीवन से जोड़िए, तो लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब हम बात करते हैं स्टेज वाइज पेडागोजी की बात करते हैं। इस पर भी बहुत चर्चा हुई है। यहां मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, इसलिए तैयार रहिएगा इसको समझने के लिए। फाउंडेशनल स्टेज, देखिए यहां से टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में कौन कौन सी रिकमेंडेड पेडागोजी है, वो क्यों है? प्ले बेस्ड, स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग, सेंसरी एक्सप्लोरेशन, मदर टंग, ये क्या है? फाउंडेशनल की है। एक्टिविटी बेस्ड, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, ग्रुप वर्क्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये किस पे है? प्रिपरेटरी है। इंक्वायरी, डिस्कशन, प्रोजेक्ट बेस्ड, क्रिटिकल, डिबेट्स एंड फील्ड विजिट, मिडिल स्टेज में है। सेकेंडरी स्टेज में है रिसर्च, एनालिसिस, केस स्टडी, सेमिनार्स, मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट।
अब मेरा प्रश्न ये है कि ये जो स्टेज वाइज रिकमेंडेशन पेडागोजी है, जो किस थ्योरी पर डिपेंड करती दिखाई देती है? जैन पियाजे की थ्योरी है। पियाजे की थ्योरी। वेरी गुड सर। यानी आप के स्मृति में वो चीजें हैं। अब आप इसको आसानी से समझ पाएगा कि पियाजे ने भी एक निर्धारित एज ग्रुप दिया था और उस इस ग्रुप में बच्चे क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं, उसी को ध्यान में रख करके इस तरह की पेडागोजी को यहाँ पे दिया गया। इस पेडागोजी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सभी चीजों से आप फेमिलियर हैं। आगे चलते हैं। असेसमेंट प्रिंसिपल्स। देखिए, असेसमेंट प्रिंसिपल को जानने से पहले द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट क्या है, कोई बता सकता है? शैक्षणिक क्षेत्र में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? एजुकेशनल फील्ड में असेसमेंट का मतलब क्या है? अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन, या क्या आप समझते हैं असेसमेंट शैक्षिक परिवेश में, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट क्या है? कोई बताए। लर्निंग आउटकम्स कितने अचीव हुए हैं, लर्निंग स्ट्रैटेजी हम क्या बदल सकते हैं, क्या कमी रह गई हमारे पढ़ाने में, या कौन सी नई स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो बच्चों के लिए। और टू चेक द लेवल ऑफ लर्निंग। चलिए, और चेंज इन बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर में चेंज जो आया उससे पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, एसेस करते हैं हम आउटकम्स गोल्स के थ्रू। और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए और सुधार करने के लिए कितनी जरूरत है सर? क्या हम ऐसे एक लाइन में कह सकते हैं कि स्कूल एनवायरनमेंट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को असेस करना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बच्चे का असेसमेंट थोड़ी ना होता है, वो टीचर का भी तो असेसमेंट होता है। बात समझ में आ रहा है ममता मैम? यस प्राची मैम, वेरी गुड। यानी हाँ, असेसमेंट स्कूल एनवायरनमेंट पे असेसमेंट का मतलब, अगर इसको ब्रॉड में कहेंगे तो ब्रॉड में कहेंगे स्कूल जो एजुकेशन का एम है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एम है, उसको अचीवमेंट, उसको और शॉर्ट टर्म में कहेंगे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का असेसमेंट। और जिस दिन हम इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का असेसमेंट कहेंगे तो वो तीनों असेसमेंट याद आ जाएंगे। कौन कौन से? लर्निंग फॉर, लर्निंग फॉर, लर्निंग एज एंड लर्निंग। आप दो लाइन में असेसमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। फिर आगे चलते हैं। क्या है? पहला इसमें है प्राइमरी पर्पस क्या है? इंप्रूव लर्निंग, लर्निंग को इंप्रूव करना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, होलिस्टिक असेसमेंट है, नॉलेज स्किल वैल्यूज सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। यस सर, आवाज कम आ रही है देवांगन सर? ठीक है सर, करिए। ठीक है हाँ। किस चीज का असेसमेंट? होलिस्टिक असेसमेंट। होलिस्टिक असेसमेंट को आप नॉलेज स्किल वैल्यू सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये न्यू टर्मिनोलॉजी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको इन्वॉल्व किया है। व्हाट स्टूडेंट कैन डू, बच्चा क्या क्या कर सकता है, वो रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन नहीं, नॉलेज लेवल पर नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी रिवाइज्ड है उसमें एप्लीकेशन लेवल पर की बात कही गई है। पहले हम सिर्फ रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन की बात करते थे, अंडरस्टैंडिंग की बात करते थे, लेकिन कॉम्पिटेंसी उससे नहीं आती थी। कॉम्पिटेंसी एप्लीकेशन लेवल पर है और है व्हाट स्टूडेंट कैन डू। तो असेसमेंट हमें किसका करना है? बच्चा क्या क्या कर सकता है, उसके अंदर भावी क्षमताएं क्या है, ये भी असेसमेंट का पार्ट है। सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, 360 असेसमेंट की बात की गई है। यानी बच्चे का असेसमेंट सिर्फ किसी एक को दिशा में ना हो, पूरे चतुर्दिक दिशा में हो। वो क्या सोच रहा है, उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, इन सारी चीजों को। पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, टीचर ऑब्जर्वेशन और रिटन टेस्ट, ये सारी असेसमेंट इसमें इन्वॉल्व है। परख के बारे में आपको बताया ही गया है कि परख क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये असेसमेंट प्रिंसिपल है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए हम इस समय सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। दोस्तों, मनीष जी एक मिनट। So friends, as you can see on your screen, if you can see my cursor, can you see my cursor?
Here you can see 17 out of 30 pages are shown. So अब तक 16 पेजेस में आपने पूरा चैप्टर F को पढ़ा है. 17वां जो चैप्टर है दैट इज वेरी 17वां पेज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ क्विक रिवीजन आर ओवरलीव्स ऑफ ऑल 17 पेजेस इन वन पेज. उसके बाद के जो पेजेस हैं वो असेसमेंट है, उसमें एमसीक्यूज है जिसे आप हल कर सकते हैं. आपके लिए ये अवेलेबल कर दिया जाएगा. बी वेरी रिस्पॉन्सिबल and be very attentive for this page because this is exam oriented one prepared exclusively for you all. निचोड़ है पूरे पेज का. मनीष जी. Yes, thank you sir. वुड डिस्पैच 1854 में आता है. इसको भारतीय शिक्षा का एक मैग्ना कार्टा करते हैं. महाअधिकार पत्र कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक की सारे एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म की बात करता है. ग्रांट इन एड जो प्राइवेट स्कूल्स है उनके ग्रांट की बात करता है. वर्नाकुलर लैंग्वेज को मातृभाषा जो वर्नाकुलर एक्ट आया था उसके अनुसार मातृभाषा, इन सारी चीजों को समावेश करता है वुड डिस्पैच. ठीक है, तो वुड डिस्पैच पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा को. मैकाले मिनट 1835 में आता है. वो स्कूल मीडियम की को सपोर्ट करता है, फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करता है और मैकाले का जो ऑब्जेक्टिव है कि कलर पैदा करें भारतीय दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जा सकता है. आज भी स्कूल जो इंग्लिश स्कूल मीडियम के स्कूल है वो कहीं ना कहीं मैकाले मिनट्स की ही देन है. वरना भारतीय दृष्टिकोण में इंग्लिश का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार जो है शुरुआती दौर में हो जाना एक मुश्किल था, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण में अंग्रेजी भाषा खुद में ही अपने आप में एक किस तरह से समस्या थी सबके लिए. कोठारी कमीशन 64-66 में दौलत सिंह कोठारी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं. उसमें बहुत सारी चीजें कहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा आज के कंटेंट्स में जो रिलेवेंट चीज है 6% जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन को दिया जाए. कॉमन स्कूल सिस्टम, 3 लैंग्वेज फार्मूला, 10+2+3 और जो एनपीई थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 जिसके समिति इसके बिहाफ पर इसमें संशोधन और चीजें दी गई थी. 30:1 रेशियो टीचर्स पीपल रेशियो था और शिक्षा के 4 आधार स्तंभ इन्होंने कहा था: स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व. और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी 5 पिलर्स जो हैं एनईपी 2020 के हैं. एनपी 1968 की अगर बात करें तो इसको फर्स्ट नेशनल पॉलिसी यानी कोठारी बेसिस कॉमन स्कूल साइंस प्रायोरिटी. आवाज की दिक्कत है. हाँ, आवाज चूंकि कोठारी कमीशन अब आ रही है. आवाज कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही ये पॉलिसी आती है, तो उनके आधार पर उन्हीं चीजों, उन्हीं समिति की जो संस्तुतियां थी इसमें शामिल की गई हैं. उसके बाद 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय और जो प्लान ऑफ एक्शन था इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ. 1992 में डाइट, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, डाइट इक्वलिटी फोकस, ये सारी चीजों की चर्चा की गई है. उसके बाद एस्पाल कमेटी की रिपोर्ट आती है 1993 में जिसमें यह कहा लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, यानी वो जो बैग का भार है उसको कम करना, यानी पाठ्यक्रमों को कम करना. सीसीई की बात की गई थी. उसके बाद आता है राइट टू एजुकेशन, एनसीएफ 2005. इसके पहले मैंने बताया था कि कुल मिलाकर के जो भी एनसीएफ आए थे उनके अलग अलग टारगेट थे. एनसीएफ 2005 इसलिए सबसे ज्यादा है कि इसने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात सबसे पहले की थी कि चाइल्ड अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट खुद करे. फिर बाद पीस एजुकेशन की बात की थी. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष की आयु, 25% रिजर्वेशन. नो डिटेंशन पॉलिसी की बात मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी उसमें अमेंडमेंट है. नो डिटेंशन पॉलिसी 5th और 8th पर लागू नहीं है. बाकी कक्षाओं पर नो डिटेंशन पॉलिसी यानी 4th में, 3rd में नो डिटेंशन पॉलिसी एज इट इज है. उसके बाद डेलर्स रिपोर्ट. देखिए डेलर्स रिपोर्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. ये डेलर्स रिपोर्ट है क्या? एक्चुअली क्या है ना, अभी हम किस सेंचुरी की बात करते हैं? जब भी हम बात करते हैं 21वीं सदी यानी 21st सेंचुरी की स्किल, तो उसमें तो बहुत सारे सीज आते हैं. पर 21st सेंचुरी के जो शिक्षा के 4 आधार स्तंभ हैं, शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, इसकी बहुत अच्छी एक रिपोर्ट आई है. उस रिपोर्ट डेलस रिपोर्ट जो
डेलर्स केयर जो रिपोर्ट्स है उसका नाम था द ट्रेजर विद इन, लर्निंग द ट्रेजरर विद इन। एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा ये क्या है। उन्होंने कहा था कि लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी। इसका मतलब समझ लीजिए, शिक्षा कैसे होनी चाहिए? लर्निंग टू नो, जानने के लिए शिक्षा, लर्निंग टू डू, करने के लिए शिक्षा, लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ रह के, समावेशी रह करके शिक्षा, और लर्निंग टू बी यानी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शिक्षा। तो ये जो 4 पिलर्स हैं डेलर्स रिपोर्ट की, ये बहुत ज्यादा ये डेलर्स ये मानते थे कि जो शिक्षा है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, उसने क्लियर इट किया था। इसलिए लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, लर्निंग कोई निर्धारित समय के लिए नहीं होनी चाहिए, इसका एक पाथ है वो लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। तो डेलर्स रिपोर्ट 1996 में आता है, उसने वो 4 पिलर, देखिए जब मैं कोठारी कमीशन के 4 पिलर्स बोलूंगा तो उसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व आएगा। जब डेलर्स रिपोर्ट की बात करेंगे तो लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी, ये एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है उनकी। और उसको हिंदी में अगर समझ के कि लर्निंग जो है, सीखना जो है भीतर छिपा हुआ है, ठीक है। NCFFS फाउंडेशनल स्टेज का जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2022 में, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन 2023 में, इसका डेट याद करिएगा। उसमें कहा गया है कि जो 3 to 8 ईयर्स की बात की गई है, क्योंकि हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं। प्ले बेस्ड 5 डोमेन्स है, इसमें जादुई पिटारा है, नो फॉर्मल एग्जाम की बात की गई है। NEP 2020 का स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था, 5+3+3+4, मदर टंग की बात की गई थी, वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 तक, मदर टंग क्लास 5 तक। GER जो है 100% परख की इसमें असेसमेंट की बात कही थी, और GDP का 6%। अभी अभी जो हमारा बजट प्रेस हुआ है उसमें 14,500 लगभग करोड़ जो बजट दिया गया है शिक्षा के लिए। और अब फिर बात आते हैं NCF स्कूल एजुकेशन 2023 में आता है। इसमें कैरिकुलम एरिया डिसाइड होता है, कैरिकुलर गोल्स डिसाइड होते हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं। लर्निंग आउटकम्स उससे पहले NCERT ने लॉन्च किया था, पर सिक्वेंसली उसको लाया गया है। 24th सेंचुरी की स्किल्स है, इसमें फोर्सेस है, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है। फिर UNCRC की हम चर्चा की है 1989 में, उसके 4 प्रिंसिपल्स है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बेस्ट इंटरेस्ट जो हो सकता है, लाइफ को और अच्छा मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इन सारी चीजों की चर्चा की गई थी। परख एक प्रकार का जो है नेशनल वे का असेसमेंट है, जो कि वास्तव में जो हम उद्देश्य लेके चले हैं NEP के, वो कितना हम अचीव कर, मनीष जी थोड़ा सा आवाज, उसको हम कहां तक ले पा रहे हैं, इसके लिए परख असेसमेंट जो है अलग अलग लेवल पर आयोजित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन था वो NEP, राइट टू एजुकेशन एक्ट, चाइल्ड राइट्स, भारतीय जो शिक्षा की जो तमाम नीतियां रही हैं उन पर चर्चा पर था, कैरिकुलम डेवलपमेंट पे था। तो इस तरीके से जो निर्धारित समय में जो टारगेट दिया गया था उसको मैं देवांगन सर के नोट्स के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। धन्यवाद मनीष जी। So दोस्तों, this was the class that we were looking for. Section F is done now. I hope you must have understood it very very well. The study material is quite crisp. आपने देखा होगा, आपने स्वयं महसूस किया होगा कि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए 100 पन्ने पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि यदि आप 50 पन्ने पढ़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा एक सेक्शन पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि कोई भी नोट्स 12 पन्ने से ज़्यादा, 10 पन्ने से ज़्यादा का नहीं है। बाकी जो पन्ने हैं वो आपके अभ्यास के लिए हैं। एवरीथिंग इज मेड अवेलेबल टू यू। जो आपको 168 पन्नों की किताब दी गई थी उसमें आई थिंक D तक सेक्शन शामिल थे, E और F शामिल नहीं था। तो E और F आपको इंडिविजुअली मिल गया है। अब इसको फिर से, उस बुक को फिर से रिवाइव करेंगे, उसमें आपको बाकी के हिस्से भी मिल जाएंगे।
और इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी मैं ये क्लास बंद करूंगा, रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, लेकिन कोई भी नहीं जाएंगे। आई हैव टू मेक सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। लेट मी फिनिश इट फॉर यूट्यूब। Everybody will be in the class. I have to make some announcement. So friends, this is all about today's class. Keep on watching this video and this PDF will be made available to you in the description box. Description box में जाके आप इस PDF को ले सकते हैं। Thank you. Have a nice day. See you.